हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें इमरजेंसी के इफेक्ट्स करने। हम लोग पहले क्या कर चुके हैं? हम लोग पहले कर चुके हैं कि इमरजेंसी के अंदर क्या-क्या चीजें आएंगी, इमरजेंसी कैसे लगेगा, कौन से आर्टिकल्स के अंदर होता है, कौन-कौन सी सिचुएशन इमरजेंसी को लेके होती है, कैसे ये लगेगा, कितने समय में इसका अप्रूवल मिलेगा, कौन सी मेजॉरिटी कौन सी इमरजेंसी के लिए चाहिएगी, इनकी अवधि, इनकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, एक बार लग गया तो कितने समय तक ये लगी रहेंगी, रिवॉक कैसे होंगी, ये सब चीजें हमने देख ली थी। आज की क्लास में हमें देखना है कि जब इमरजेंसी लग जाती है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी है, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल है, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो वो इम्पैक्ट क्या डालती है, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं करंट अफेयर रफ्तार के बारे में बताना चाहूंगी। करंट अफेयर रफ्तार जो है, परचम क्लासेस का एक नया इनिशिएटिव है, जिसके अंदर ये जो थीम्स आपको दिख रही है, इन सभी थीम्स की हेडलाइंस जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी हेडलाइंस है इन थीम्स की, वो सारी आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, एसएससी इकोनॉमी का कोर्स, एसएससी पॉलिटी का कोर्स। ये कोर्स बहुत ही जीरो लेवल से हाई लेवल के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। आप लोग एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जितने भी हमारी फैकल्टीज दिख रही है, आपको अगर उनका इंडिविजुअल कोर्स लेना है तो आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरी पॉलिटी या इकोनॉमी चाहिए, अलग से कोर्स अवेलेबल है। आपको दिलीप सर की पॉलिटी चाहिए, वो अवेलेबल है। ऋचा मैम का स्टैटिक जीके चाहिए या पूजा मैम की हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है अलग अलग। आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, आप अलग से भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब हमने देख लिया था कि कितनी क्या कुछ इमरजेंसी चाहिए होती है, कितनी नहीं चाहिए होती है, और ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट्स ये किस चीज पे डालेगी। अब देखो, सबसे पहला जो प्रभाव हम देखते हैं, सेंटर और स्टेट रिलेशन पे क्या पड़ता है। अब आपको पता है शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है और कंकरेंट लिस्ट बनी हुई है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव क्या पड़ता है? अमूमन जब नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती तो यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बना रही है और कंकरेंट पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी बनती है, जितने भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन है, वो स्टेट से छिन के सेंटर के हाथ में आ जाएगी। यानी कि ये जो चेंज होगा, ये सभी स्टेट्स के साथ होगा। मतलब ऐसा नहीं है किसी एक राज्य, दो राज्य की पावर। जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं, ऊटी तो ऑलरेडी सेंटर के अंडर होता ही है। जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं, उन सभी की जितने भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का, मतलब कि स्टेट लिस्ट के सभी सब्जेक्ट पे यूनियन ही कानून बनाएगा। अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो क्या होता है? अब देखो, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, मतलब जो गवर्नर काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन सारे गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड है, ये पावर आ जाएगी प्रेसिडेंट के हाथ में, क्योंकि ये यूनियन लेवल के एग्जीक्यूटिव हेड, स्टेट लेवल के यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड है गवर्नर और यूनियन लेवल के एग्जीक्यूटिव हेड है प्रेसिडेंट। तो स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो सारे प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाए, और जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने की शक्ति, वो पार्लियामेंट के हाथ में। यानी लागू करने की शक्ति तो प्रेसिडेंट के हाथ में और कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी। जो प्रेसिडेंट रूल है, उसकी वजह से ये फर्क, ये प्रभाव, ये इम्पैक्ट सभी स्टेट्स पे नहीं पड़ेगा, केवल उन्हीं स्टेट्स पर पड़ेगा जिनके ऊपर जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। सभी स्टेट्स में ऐसे बदलाव नहीं आएंगे। जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, केवल वहीं पर ही ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, जो हमारा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने कह रखा है 41% हिस्सा यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को देगा। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, किस स्टेट को कितना मिल रहा है, इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है।
तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने देखा। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने देखा। नेशनल इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट रूल का, फाइनेंशियल इमरजेंसी का। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पे यानी विधानसभाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विधान मंडलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा पहले ये देखेंगे। देखो, जैसे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो सभी राज्यों के ऊपर लगा, ये तो आप मानते ही हो कि पूरे इंडिया के अंदर लगा है तो सारे स्टेट इसके अंडर है, तो अब कॉमन सेंस लगाओ। नेशनल इमरजेंसी लगते ही क्या हम सभी राज्यों की विधानमंडलों को भंग कर दे, सस्पेंड कर दे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ही टाइम में आप सभी स्टेट्स के इलेक्शन कैसे करवाओगे? सोच के देखो। नेशनल इमरजेंसी तो पूरे नेशन पे लग रही है। तो सभी स्टेट्स के ऊपर इमरजेंसी का इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टेट की लेजिस्लेचर को आप सस्पेंड कर दोगे, ऐसा नहीं हो। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड या डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है? बस उनका काम, उनकी पावर नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। प्रेसिडेंट रूल का क्या प्रभाव पड़ता है? जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा, वहां की स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन कब? ऐसा नहीं है कि लगते के साथ हो गया। कब डिसॉल्व होगी? जब पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाएगा। 2 मंथ्स का समय होता है ना, 2 मंथ्स का टाइम होता है पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए। जैसे ही पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाएगा, वहां की स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मान लीजिए आप गुजरात के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ, तो गुजरात की ही स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व होगा, ऐसा नहीं है पंजाब का भी हो जाए। ठीक है? अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। सारे के सारे फाइनेंशियल पावर जो होते हैं वो सेंटर के हाथ में आ जाते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान इवन स्टेट के बजट बनाने तक की ताकत भी सेंटर के हाथ में ही आ जाती है। ठीक? अब इसके बाद स्टेट बजट पे क्या प्रभाव पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का? स्टेट बजट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का? फाइनेंशियल डिसीजन जितने भी हैं, किसी भी स्टेट के लिए जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन हैं, वो सारे डिसीजन नेशनल गवर्नमेंट लेगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा? जो स्टेट का बजट बनता है उसको सेंटर ही प्रिपेयर करे। प्रेसिडेंट रूल में जो स्टेट का बजट बनेगा उसको सेंटर ही प्रिपेयर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं करेगी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है? जो एलोकेशंस होती है, मतलब कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना है। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रहा है सब कुछ, तो मे बी ये जो एलोकेशंस मिलती है किसी भी स्टेट को कि इतना पैसा आपको हम देंगे, इतना नहीं देंगे, वो मे बी रिड्यूस्ड हो जाए, वो मे बी कम हो जाए। जरूरी नहीं है कम हो। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, तो स्टेट के बजट के एलोकेशंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा नहीं है सेंटर में जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। तो स्टेट्स गवर्नमेंट को हम भर भर के झोले पैसों के नहीं दे सकते, तो वहां पे एलोकेशंस को कम करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद कोर्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नेशनल इमरजेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोर्ट जो की त्यों काम करती रहेगी। प्रेसिडेंट रूल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कोर्ट्स के ऊपर। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो मे बी जो सैलरी है जजेस की वो रिड्यूस हो जाए, या जो बाकी अदर ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी रिड्यूस हो जाए। ठीक है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का इम्पैक्ट पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। देखो, आर्टिकल 355 समझो, 358 समझो और 359 समझो। ये 3 आर्टिकल मैं समझा रही हूँ। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट को किसी भी एक्शन से, किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना है। किसी राज्य के अंदर अगर कोई ऐसा लगने लगे कि भाई यहाँ पे तो कुछ लड़ाई होने वाली है, कुछ युद्ध होने वाला है, या बाहर का कोई देश इनके ऊपर कुछ करने वाला है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये बात आर्टिकल 355 में लिखी हुई है। आर्टिकल 358 क्या कहता है? जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, मैं सिर्फ नेशनल इमरजेंसी कह रही हूँ, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाए। ऑटोमेटिक सस्पेंड होने का मतलब क्या है कि चाहे कोई नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, आर्टिकल 19 अपने आप से ही सस्पेंड हो जाए। अब सस्पेंड होने का मतलब क्या है? मतलब आप घूम फिर नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं है।
इसका मतलब ये है कि आपको आर्टिकल 19 के अंदर जो भी अधिकार, जो भी राइट्स मिले हुए, अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते। आपकी जो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट है, जो रिट की ताकत है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है? आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक? लेकिन अगर आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है, यानी देश के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। याद रखोगे। वैसे नेशनल इमरजेंसी लगे वॉर के बेस पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे। ठीक है? मैंने आपको क्या बताया था कि नेशनल इमरजेंसी 3 बेसिस पे लगती है। वॉर के बेस पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे, बाहर से कोई एग्रेशन हो रहा है, ठीक है? या फिर आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे, आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे। अब पहले 2 केसेस में तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। लेकिन इस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। और सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अगर आपको आर्टिकल 19 नहीं मिलता। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 358 में। ठीक है? अब आपके जो आर्टिकल 20 और 21 है, कुछ भी हो जाए, ये 2 आर्टिकल आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। ये हमेशा जिंदा रहेंगे। ठीक है? डिटेंशन वाला और राइट टू लाइफ वाला। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से आपसे कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 21 ही छीन लिया तो मतलब आपसे जीने का अधिकार ही छीन रहे हैं, आपको मार रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में छीन ही नहीं सकता। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। 19 की बात कर ली हमने, 20 की बात कर ली, 21 की बात कर ली। अब बचे हुए जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, वो आर्टिकल 359 के अंदर आते हैं। और ये लिखा हुआ है जैसे आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 22 से लेके 32 तक, ये लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल 359 के अंदर कि जो-जो नोटिफिकेशन से, जो-जो कानून जो है, जो नोटिफिकेशन से अगर सस्पेंड करने हैं तभी सस्पेंड होंगे। अगर कोई कानून नोटिफिकेशन से सस्पेंड किए हैं तभी सस्पेंड होंगे, अदरवाइज वो फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे। समझ रहे हो? यानी कहने का भाव क्या है? आर्टिकल 358 सिर्फ आर्टिकल 19 की बात करता है। 20 और 21 कभी हटेंगे ही नहीं। और 359 बाकी बचे हुए आर्टिकल्स की बात करता है, बाकी बचे हुए फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। आर्टिकल 359 ये कहता है बाकी जितने भी बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो तभी सस्पेंड होंगे जब नोटिफाई किया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट कह दे आर्टिकल 14 खत्म हो रहा है, हम इसको सस्पेंड करते हैं, तो वो ही सस्पेंड होगा, बाकी नहीं होंगे। मतलब ये ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं। ठीक है, समझ गए? ठीक। फंडामेंटल राइट अदर देन 19 विल सस्पेंड अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है? इसके बाद प्रेसिडेंट रूल में फंडामेंटल राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तब भी फंडामेंटल राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि नेशनल इमरजेंसी कौन बेसिस नहीं है, मतलब कौन एक आधार नहीं है नेशनल इमरजेंसी लगाने का, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। वॉर भी है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी है, आर्म्ड रेबेलियन भी। इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हमने हटा दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से और इसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन लिख दिया। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस आज के दिन कोई बेस नहीं है प्रोक्लेमेशन। कुछ और एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं इमरजेंसी से ही रिलेटेड। कौन से आर्टिकल से नेशनल इमरजेंसी लगेगी? आर्टिकल 352 से। 356 से प्रेसिडेंट रूल, 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बात कही गई थी कि नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रखा जाएगा, मतलब कि आप नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था खुद की इमरजेंसी को बचाने के लिए। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का आया था 1975 में, जहां पे ये कहा था नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन बाद में इस बात को हटा दिया गया था। आज के दिन नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और ऐसा मिनर्वा मिल केस में कहा था। ठीक है? क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट हेल्ड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइट और अदर? कौन से जजमेंट में यह कहा गया था कि नेशनल इमरजेंसी को भी चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर? 38 से तो ये कहा था नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इसको खत्म करके मिनर्वा मिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम नेशनल इमरजेंसी को भी चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि आपने क्यों लगाई।
इसके बाद मैं आपको कुछ बातें और डिटेल में कुछ कुछ बातें और बताना चाह रही हूँ, एक बार ध्यान से पहले उन्हें सुनो। देखो आर्टिकल 352 जो है ना वो नेशनल इमरजेंसी के लिए है, ये सब बातें आप जानते हो, ठीक है? लेकिन इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जब हमारी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने इस आर्टिकल का बहुत मिसयूज किया था। उन्होंने कैबिनेट से नहीं पूछा था, कैबिनेट को पता ही नहीं था नेशनल इमरजेंसी लगने वाली। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से क्या लिखा था आर्टिकल 352 के अंदर कि प्रेसिडेंट तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाएंगे जब तक प्रधानमंत्री और कैबिनेट लिखित में यानी इन रिटर्न ये प्रेसिडेंट को नहीं बताते हैं कि हम नेशनल इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं, मतलब इन रिटर्न ये मैटर प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। ये बात 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से लिखा है। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कैबिनेट शब्द केवल एक ही जगह है, वो है आर्टिकल 352 में। जब मैंने आपको पार्लियामेंट कराया था तब मैंने ये बात बताई थी कि कैबिनेट शब्द पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही जगह है, वो भी आर्टिकल 352 के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन। नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल कितने समय में मिल जाना चाहिए? 1 मंथ, और बाकी दोनों का 2 मंथ में, नेशनल इमरजेंसी का 1 मंथ। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज नीडेड टू पास द नेशनल इमरजेंसी रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए सिंपल मेजोरिटी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी सिंपल मेजोरिटी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। लेकिन जब इसको रिवोक करना हो तो सिंपल मेजोरिटी से ही इसको रिवोक किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन इसको लगाना हो, जब प्रोक्लेम करना हो तो स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। आर्टिकल 358 किससे डील करता है? आर्टिकल 19 के सस्पेंशन से, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। 20 और 21 तो सस्पेंड होते ही नहीं है, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के सस्पेंशन से डील करता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कौन से ईयर में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई? 3 बार हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हो रहा था, इंडो चाइना वॉर, ये कम्युनिटी के अंदर हमने क्वेश्चन डाला था। फिर 1971 जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ है बांग्लादेश की आजादी के लिए, और 1975 जब इंटरनल डिस्टरबेंस का सहारा लेके श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर 19 मंथ्स की, सबसे बड़ी 19 मंथ्स की नेशनल इमरजेंसी लगाई। उस समय पता है 1975 में 1971 वाली नेशनल इमरजेंसी चल रही थी, लेकिन मतलब ये पूरी तरीके से नहीं हटी थी, कुछ कुछ एरियाज के अंदर अभी भी नेशनल इमरजेंसी थी। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से एक और प्रोविजन ऐड किया गया था कि एक इमरजेंसी लगी हुई है उसके ऊपर एक दूसरी इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, और इस तरीके से 1975 में तीसरी इमरजेंसी 1971 वाली के ऊपर ही लगा दी। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी देश के अंदर लगी है, 1999 में कोई इमरजेंसी नहीं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, आपको करेक्ट कोड छाटना है। असर्शन कहता है कि सरकारिया कमीशन ने ये कहा आर्टिकल 356 शुड बी स्पेरिंगली यूज्ड। सरकारिया कमीशन ने क्या ऐसी रिकमेंडेशन दी थी कि प्रेसिडेंट रूल को स्पेरिंगली यूज करो? बिल्कुल सही बात है, सरकारिया ने यही कहा था। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मिसयूज करती है। जब कभी भी उनको ये लगे कि हमें इलेक्शन रोकने हैं, उन्हें हमें लेजिस्लेचर हटानी है, विधानमंडल को डिसॉल्व करना है, जब कभी भी ऐसा लगे तो उस केस में सेंटर मतलब इसको मिसयूज करता है, ठीक है? तो दोनों ही बात बिल्कुल सही है। और क्यों स्पेरिंगली यूज करने को कहा था? क्योंकि इसका मिसयूज ज्यादा होता है, इसलिए। तो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। आंसर क्या आ जाएगा? ए फॉर एप्पल, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट सस्पेंड कर सकते हैं? मतलब अब प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन से कौन से आर्टिकल के अंदर सस्पेंशन था? आर्टिकल 359 में।
क्योंकि 358 में तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक था, तो ऑटोमेटिक था, यहाँ प्रेसिडेंट की जरूरत ही नहीं थी अपने को। पर 359 में हमने ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बाकी राइट्स जो है वो सस्पेंड होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आपको बताना है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, 20, 21, 14, 15, 16, 17, 24, 25। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, और मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सही आंसर आप लोग दोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।